आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। भारत की जंगी जाहरियत और जंगी जुनून रोज़ाना की बुनियादों पर हम देख रहे हैं कि एक मीडिया की ज़बान में वो दिखाई दे रहा है कि शायद वो बढ़ रहा है या भारत कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो अपनी साख को बचा पाए। मोदी जो एक एडवेंचर शुरू कर चुके हैं, लगता यह है कि उससे वो कुछ हासिल करना चाहते हैं और हर गुजरते दिन के साथ वो उससे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी हुक्काम से यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बात की और दूसरी तरफ जयशंकर से उन्होंने रब्ता किया। अब इसमें जो खबर सामने आई वो ये कि पाकिस्तान से उन्होंने कहा है कि इस वाक़े की मज़म्मत की जाए, तहकीकात में ताउन किया जाए और इंडिया के साथ कशीदगी को कम करने और बराह रास्त राब्ते बहाल करने के लिए काम किया जाए। और दूसरी तरफ जयशंकर से कहा है कि कशीदगी में कमी और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें। अब लेकिन सवाल इसमें यह पैदा होता है कि पाकिस्तान से जो चीज़ें करने के लिए कहा गया है, पाकिस्तान तो वो ऑलरेडी कर चुका है। यानी मजम्मत पाकिस्तान ने पहले कर दी, तहकीकात में ताउन की पेशकश पहले दिन से कर दी, कशीदगी पाकिस्तान पहले से कम करना चाहता है, पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। तो पाकिस्तान को ऐसा क्या करने के लिए कहा गया है जो पाकिस्तान पहले नहीं कर रहा? अब ये चीज़ें तो शायद भारत के हाथ में है, क्योंकि जो कनेक्शंस हैं, जो राब्ते हैं, वो भी इंडिया ने मुनक़ता किए हैं। डीएस को वापस बुलाने का कदम भी भारत ही ने पहले उठाया था। लेकिन इससे एक और लाइन भी मिलती है या डायरेक्शन मिलती है कि अमेरिका किस तरह से सोच रहा है पाकिस्तान और भारत के मौजूदा जो इस वक्त एक तनाव मौजूद है दोनों ममालिक के दरमियान, उसको अमेरिका किस तरह से देख रहा है। तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? ख़ास तौर पर इसी को आज हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं फिर इसके नतीजे में कि जंग के खदशात हर गुजरते दिन के साथ कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में अहमद हसन अरबी मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब, खुशामदी। ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ महमूद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अहमद हसन साहब, सबसे पहले आज की इस डेवलपमेंट के बाद आपको लगता है कि जंग के खदशात कुछ कम होंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अभी इस वक्त जो वॉर रेटोरिक इंडिया का था, जो इंडिया के प्लान्स थे इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को करवाने के, और फिर उसके बाद जो इन्होंने वो अभी रिसेंटली वो रॉ के डॉक्यूमेंट्स भी जो इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो लीक हुए हैं, जिसमें उनका सारा प्लान था कि हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे करना है और उसके बाद हमने उसकी नैरेटिव कैसे बिल्ड करना है और उसको हमने किस तरह से नैरेटिव को ग्लोबलाइज करना है। वो प्लान्स जो थे वो उन सारों को तो एक बहुत शदीद झटका लगा है। इनको जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुनिया से सपोर्ट मिलेगी वो इनको नहीं मिली। ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुनिया से सिंपैथीज लेंगे वो इनको नहीं मिली। ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुनिया इंडिया के एग्रेशन को सपोर्ट करेगा और फॉल्स फ्लैग का सारा नैरेटिव खरीद लेगा, उसमें इनको बुरी तरह नाकामी हुई है। और फिर ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का रिजॉल्व और रिस्पॉन्स आएगा और इतना हार्शली पाकिस्तान जो है अपने इंटरेस्ट को और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का ये डिसीजन कि इस दफा यू कैन नॉट कॉल अस टेररिस्ट एंड गेट अवे विद इट, ये हम आपको इस दफा नहीं करने देंगे। तो ये जो पाकिस्तान का विल और रिजॉल्व था, ये सारे झटके इंडिया को लगे हैं। और ये जो आपने अभी अमेरिका की बात की, इन सारे ममालिक की जो आपने बात की, जाहिर है ये इस वक्त पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि जंग अवॉइड की जाए, इंडिया का नैरेटिव ये है कि जंग होनी चाहिए। तो ये जो सारे ममालिक हैं ये इस वक्त पाकिस्तान के बयानिए के साथ मजबूर हो गए हैं खड़े होने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो किया, पाकिस्तान सच और हक पे खड़ा है और पाकिस्तान ने सारा जो स्पेशली जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद तो फिर पीछे कुछ बचता ही नहीं है। सारे सबूत दिखा दिए गए इंडियन एग्रेशन के, इंडियन टेररिज्म के, ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो ये कर रहा है। और फिर इंडिया पे वैसे भी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो 5 आई अलायंस है उसकी तरफ से इंडिया का जो अमित शाह है उसको दहशतगर्द बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। सो जाहिर है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त कि वो अटैक ना करे। लेकिन इसके अंदर मोदी के ऊपर इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, सुब्रमण्यम स्वामी, मोहन भगवत और इन सारी आरएसएस का, कि तुम्हें पाकिस्तान जितना वॉर हिस्टीरिया और रिटोरिक इनके मीडिया ने बिल्ड किया, उसके तहत इंडिया पे प्रेशर अंदर से बहुत ज्यादा है कि वो हमला करे। आज जो अमेरिका का ऑफिशियल मौक़िफ़ हमारे सामने आया, इससे पहले ट्रंप का भी आ चुका था। इसमें एजाज़ महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, एक तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं। दूसरा, आपके ख्याल में अगर अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा हुआ नहीं है तो फिर कौन खड़ा हुआ है? क्योंकि आज की मार्को रूबियो की कॉल से तो लगता है कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक तरह से हिमायत कर रहे हैं। देखिए जी, जो जिस तरह हालात
बिल्डअप हो रहे थे, और ख़ास तौर पे ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद साल के शुरू में, और जिस तरीके से इंडिया परसीव कर रहा था और अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था कि अब हम जो है नेचुरल और स्ट्रेटजिक एलाय हैं अमेरिका के, तो हम इस रीजन में उनके जो मफादात हैं चाइना के हवाले से अगर हम उसका ख्याल रख रहे हैं तो फिर हमारे पास ब्लैंकेट क्लियरेंस है कि हम जो चाहें करें। और यही बयानियाँ लेके शायद इसी चीज़ के ऊपर जो है ना ये पूरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये इसका कंस्ट्रक्ट हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि इस बयानिए के साथ और मौजूदा इंटरनेशनल हालात में अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं है तो भारत का भी साथ नहीं दे रहा, अगर वो न्यूट्रल भी है ना तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है और हमें इसको ये अज्यूम करना चाहिए। इंडिया के लिए तो ये भी शॉकिंग होगा कि अमेरिका न्यूट्रल है, तो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि वो उनके नैरेटिव के साथ खड़ा होगा। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। लेकिन बात सिर्फ न्यूट्रल होने तक नहीं है, उन्होंने तो जो है एक इमीडिएट जो रिस्पॉन्स दिया, और उसके बाद अभी जो उनके जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो बयान दिया उससे ये लगता है कि वो इसमें पाकिस्तान की तरफ, या मैं ये कहूँगा कि सच की तरफ उनका जो है झुकाव है। अहमद हसन साहब, एक तो दबाव आपने जिक्र किया कि ये वाज़े तौर पर भारत के ऊपर है कि वो जंग में ना जाए, हमला ना करे। दूसरा दबाव भारत के ऊपर अब ये भी आ गया है पाकिस्तान की तरफ से होने वाली 2 मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद कि पाकिस्तान ने चूंकि सबूत दिए हैं तो अब भारत को सबूत देना होंगे, और वो सबूत नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपके ख्याल में जब एक तरफ अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा हुआ नहीं है और चाइना वाज़े तौर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता हुआ नजर आ रहा है, तो आपके ख्याल में ये डिसबैलेंस फील हो रहा होगा इंडिया को? माज़िद, मुझे आपकी आवाज़ क्लियरली एंड से नहीं है, आखिरी जुमला आपने क्या बोले? आखिरी जुमला मेरा यह है कि आपके ख्याल में ये जो डिसबैलेंस है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ नहीं है जबकि चाइना वाज़े तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तो ये कितना परेशान कौन होगा इंडिया के लिए? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल इंटरनेशनल ऑर्डर है। उसमें जज्बात एहसासात वैल्यू नहीं करते, आपके इंटरेस्ट होते हैं, और इंटरेस्ट की बेस के ऊपर आप दुनिया के मुल्कों के साथ अपने जो अलायंस है या वो जो आपकी उनके साथ रिलेशनशिप है उसको आप फॉर्ज करते हैं। जी जी। अमेरिका की जहां तक आपने बात की है, आप इस इंटरनेशनल ऑर्डर को अगर समझने की कोशिश करें तो दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही। अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। दुनिया एक्चुअली, कुछ थिंकर्स का ये बिलीफ है कि दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। देयर आर मल्टीपोल्स इस दुनिया में, और जिसमें रशिया भी बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, चाइना भी एक बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, और उसी तरह अमेरिका भी बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। अब आप अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एक नेचुरल लीडर है मुस्लिम वर्ल्ड का। दुनिया की 2 बिलियन पॉपुलेशन की अगर कोई मुल्क रहनुमाई कर सकता है या लीडरशिप कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान के पास दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। पाकिस्तान के पास जियोपॉलिटिकल, जो पाकिस्तान की जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो दुनिया की खास तरीन लोकेशंस में से एक है। सो इस वक्त जब पाकिस्तान रिजॉल्व शो किया, पाकिस्तान ने पहलगाम के अटैक के बाद जब अपने अपनी विल खुल के पूरी दुनिया को बताई कि दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज 1 इंच भी, ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, ना डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में, ना मिलिट्री डिप्लोमेसी में, और ना काइनेटिक एक्शन में हम पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर दुनिया के पास और ऑप्शन क्या है सवाई इसके कि वो आपको सीरियस लें। और अमेरिका, अगर अमेरिका की जो थॉट प्रोसेस है, जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट का या उनके जो थिंकर्स का, पॉलिसी मेकर्स का जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि हमने एक हद से ज्यादा पाकिस्तान से दूरी इख्तियार नहीं करनी, हमने एक हद से ज्यादा पाकिस्तान को किसी बात पे प्रेशराइज नहीं करना, क्योंकि अगर पाकिस्तान को एक हद से ज्यादा हमने प्रेशराइज कर लिया तो उनका खौफ ये है कि कहीं पाकिस्तान चाइना और रशिया से ज्यादा क्लोज ना हो जाए। तो ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो इसी तरह इंटरेस्ट्स के ऊपर, ब्लफ्स के ऊपर और इसी तरह के रिटोरिक और नैरेटिव के ऊपर बेस करता है। तो दिस इज द जब पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो करा है कि ये हमारी रेड लाइन है, हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें जो करना पड़ा हम वो करेंगे, देन अमेरिका टुक इट वेरी सीरियसली। और फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के बयानिए को स्ट्रेंथन करें, पाकिस्तान के बयानी को सपोर्ट करें। पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना है और इसको बैलेंस करके चलना है। सही है। और अहम सवाल अब ये पैदा हो रहा है कि क्या ऐसी सूरत हाल में क्या अब भी भारत ये चाहेगा, ये अहमकाना हरकत करेगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे या कोई सर्जिकल स्ट्राइक करे? क्या इसके इम्कानात मौजूद हैं? और अगर करेगा
तो ये फैसला इंडिया किस बुनियाद पर करेगा? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं ब्रिगेडियर जफर साहब। जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले सवाल उठा के जा रहा था, क्या कुछ इम्कानात या खदशात कम हुए हैं जंग के? खास तौर पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो आज हुई हैं, इंडिया के ऊपर एक दबाव आ रहा है दुनिया भर से, कोई उसके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ नहीं है। आपके ख्याल में अभी भी हिमाकत कर सकता है इंडिया जंग में जाने की? देखिए, असद हम जिस फेज से गुजर रहे हैं ना, उसमें कहा ही जाता है, एक सेइंग है, वो कहते हैं इस किस्म के फेज में द रियल विनर इन वॉर इज नॉट द टेरिटरी बट द परसेप्शन। एंड ये भी कहा सकता है द परसेप्शन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। अब दुनिया में जो परसेप्शन कायम हुई है, और ख़ास तौर पे आज जो अगर अपने आपकी नज़र से BBC की खबर गुजरी होगी, जिसमें उन्हें पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का थिया पांचा करके रख दिया, और उन्होंने ये बताया है कि जितना पहलगाम का हमला है, इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था, इसके अंदर सिक्योरिटी अगर हटाई गई थी तो या तो ये इंटेलिजेंस फेलियर था, और इंटेलिजेंस फेलियर अगर फिर था तो इसमें इंडिया के अपने ही इन्वॉल्व, और इसकी एक रेलेवेंस आपको माजी में भी नजर आती है। तो बात यह है कि इस वक्त जो कुछ भी हुआ है वो इंडिया को एक रिट्रीट पे ले गया। अब पाकिस्तान ने जिस तरह कॉन्फिडेंस शो किया है, उस कॉन्फिडेंस की, आज के कॉन्फिडेंस का एक बैकग्राउंड भी याद रखिएगा। आज के कॉन्फिडेंस का बैकग्राउंड जाता है उस वक्त जब इंडिया ने बालाकोट पे हमला किया था, और हमने उसके बाद रिटेलिएट किया था, और रिटेलिएट करने से पहले DGISPR ने आके नेशनल टेलीविजन चैनल पे कहा था कि वी विल पिक द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग एंड विल पिक द टाइम और टारगेट ऑफ आवर ओन चूजिंग। वॉरफेयर में कोई सिक्रेसी जो है, ऑपरेशन की सिक्रेसी को अपना डिस्क्लोज नहीं करता है। हमने डिस्क्लोज की दिन के 10 बजे, वो तो रात को आए थे, दिन के 10 बजे हमने एक ऐसे टारगेट पे हमला किया जहां इंडियन आर्मी चीफ ब्रीफिंग दे रहा था। हम उसके चीथड़े भी उड़ा सकते थे, लेकिन आला अखलाकी मुद्दार पे, हालांकि वॉरफेयर में कोई अखलाक नहीं होता, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी कोई अखलाक नहीं होता, वहाँ इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चलती है, इंटरेस्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी चलती है, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। अब वो एक चीज दुनिया को पता है, जब लॉकहीड मार्टिन दरमियान में आया और उसने ये रिपोर्ट पेश की कि पाकिस्तान के F-16 जितने तैयारे हैं वो सारे महफूज हैं, और इंडिया का ये प्रोपेगेंडा कि उन्होंने F-16 मारा है गलत है। अब ये जो एक प्रेसिडेंट एग्जिस्ट कर रहा था, इसमें आज जब हमने कहा कि जी अगर आप करेंगे हम स्ट्राइक बैक करेंगे, और उसके बाद फिर दोनों न्यूक्लियर ताकतें जो हैं वो एक बड़े जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं माइकल कुगलमैन, उनका पिछले दिनों एक आर्टिकल छपा था, और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान इंडिया के बारे में कि यहाँ सफारतकारी जो है ये कॉन्स्टेंटली चलती रहनी चाहिए। अगर ये कम हुई तो ये दुनिया को बहुत तलखा खेज इंसिडेंट जो है उसमें मुब्तला कर और देगी, वही हुआ है कि लॉस रास्ते काट दिए गए। जी हाँ, तो ये अब जो चीजें हैं, अब देखिए ना DGMO लेवल पे बात हो रही होगी, और उसके बाद पाकिस्तान अब जो सिचुएशन डेवलप हुई आज की तारीख में, हाँ ये जरूर हो सकता है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि जिस तरह इंडिया ने लास्ट टाइम सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाया था, और वो सर्जिकल स्ट्राइक्स भी मैं आपको बता दूं किस तरह थी। वो सर्जिकल स्ट्राइक्स ये थी कि इंडियन की कुछ अपना यूनिट्स ने अपने इलाके में रह के पाकिस्तान की पोस्टों पे फायर किया, और जब पाकिस्तान ने फायर बैक किया उसी इंटेंसिटी से तो वो रिट्रीट कर गए। इसको उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया। मिलिट्री स्ट्रैटेजी में सर्जिकल स्ट्राइक का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके लिए आपको दुश्मन के रियर में लैंड करना पड़ता है, रियर में कोई टारगेट एंगेज करना पड़ता है, फिर वहां से आप एक्सफिल्ट्रेशन करते हैं, तो और वो इतना स्विफ्ट होता है, उसके लिए आप एयर भी यूज करते हैं, उसके लिए बाकी चीजें। ये किस तरह पॉसिबल था कि आप रियर में लैंड करें और आपको पायलट को भेजा। हाँ, और जवाब में जो हुआ वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। बिल्कुल ठीक है जी। ये चीज मुझे नजर आती है कि साहब उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब इसमें आप जो खदशे का जाहिर कर रहे हैं उसमें तो जाहिर है फिर एयरफोर्स की लड़ाई एयरफोर्स के साथ होगी। इसमें एजाज महमूद साहब, खदशा तो ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर कुछ होता है तो ये एयरफोर्स की लड़ाई होगी। तो बीइंग एन एक्स ऑफिसर ऑफ एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी? आपके ख्याल में
टारगेट्स लॉक कर रखे होंगे पहले से एयरफोर्स ने? जी, उससे पहले जस्ट जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, वो यकीनन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, आप उसको होम्योपैथिक स्ट्राइक कह सकते हैं। अच्छा, वैसे होम्योपैथिक वाले हमारे दोस्त नाराज हो जाते हैं इस तरह का मुहावरा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो। दैट वाज ऑन द लाइटर साइड, ठीक है। अच्छा, अभी आइए आपके सवाल की तरफ। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है ना, हमारी फ़िज़ाइया अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से कहीं बेहतर, मज़ीद बेहतर पोजीशन में। उस वक्त भी हम अच्छे इक्विप्ड थे और हमारा जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट था वो अब एक हिस्ट्री का एक हिस्सा है। और अब ये जो है दुनिया के जो कॉम्बैट स्क्वाड्रन या कॉम्बैट के जो स्कूल्स हैं पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह एक आउट नंबर्ड जो फोर्स है उसने इस तरह अपने नेशनल रिजॉल्व को वो किया, डिस्प्ले किया और विद इन रिस्ट्रेन्ड, रेगुलेटेड, कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया। ये एक बड़ा आप वैसे पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स के साथ कैसे कंपेयर करते हैं आज के हालात में? अच्छा, देखिए, मैं जो बात करूंगा वो शायद लोग इसको बायस समझें कि मैं एक पाकिस्तानी हूं या मेरा ताल्लुक फ़िज़ाइया से रहा है, लेकिन न्यूट्रल लोग भी इस वक्त एनालिसिस दे रहे हैं। वो मीडिया पे अगर आप गूगल करें तो अवेलेबल है। इस वक्त नंबर्स की जो गेम है कि नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स वर्सेस एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, वो यकीनन भारत की फेवर में होगा। और भारत की फ़िज़ाइया भी एक अच्छी फ़िज़ाइया है, ठीक है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें तो उसमें पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है, हमारे पास बेहतरीन इक्विपमेंट है और इक्विपमेंट खास तौर पे मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब अगर वो उन्होंने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना लिया है ना जी कि हमने राफेल ले लिए हैं तो अब हमें कोई पाकिस्तान पे कोई एडवांटेज है, ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया अगरचे हमेशा से, अल्लाह का शुक्र है, हमारी लीडरशिप ने हमेशा बेहतरीन हार्डवेयर का इंतखाब किया है। अपने ज़माने की जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे पास रही है। वो बेशक F-104 हों या फिर उसके बाद मिराजेस हों, F-16s हों, और अब हम जो है 5th जनरेशन वॉरफेयर में 5th जनरेशन फाइटर्स की बात कर रहे हैं या एयर डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। असल हमारी स्ट्रेंथ जो है ना वो ट्रेनिंग है। मैन मशीन इंटरफेस जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। हम जिस स्टेज पर खड़े हैं, हम वॉर ऑन टेरर की वजह से हमारे जो पायलट्स हैं उनकी जो महारत है अपनी मशीन को इस्तेमाल करने में, भारत आज अगर पूरी 24/7 कोशिश करे तो उनको एक अरसा लगेगा। और जब मैं अरसा कहता हूँ तो ये मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा या महीनों की नहीं, ये सालों की बात है। तो इस डायनामिक उसमें कंस्ट्रक्ट में जब वो साल लेंगे मज़ीद ट्रेनिंग में तो हम कहाँ पहुँचे होंगे। तो ये इंशाल्लाह इस वक्त हमें इक्विपमेंट की वजह से हमें फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी हमें हासिल है। हमारे पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं उसकी मौजूदगी में हम जिन रेंजेस के ऊपर, यानी आइडियल सिचुएशन में तकरीबन 300 किलोमीटर पे हम उन्हें एंगेज कर सकते हैं। तो उसको आप थोड़ा और रियलिस्टिक करके, अभी तो उनके जो इंडिया के एयर चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जहाज़ कम है। अभी तो अपनी वीकनेसेस को आश्कार कर रहे हैं दुनिया पर। लेकिन उसके देखिए, हमारे चीफ ने तो ये कहा है कि अब अगर जंग होगी तो हम अपनी रवायती जो हमारी डॉक्ट्रिन है जिसमें हमारा फोकस ऑफेंसिव डिफेंसिव पे होता है, उसके बजाय अब हम टोटल ऑफेंसिव पे जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये सब कुछ इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के पास क्या है और वो क्या कर सकता है। आजकल के ज़माने में ना ये चीज़ें छुपी नहीं रहती। सही है। क्योंकि आप जब पाकिस्तान की कैपेबिलिटी का अंदाजा है ना, उन्होंने रीड कर रखा है उसको। यही तो वजह है कि वो अभी तक देखे ना 10 दिन हो गए। अब तो मुझे ये नहीं पता, हम जब कोई वॉर गेमिंग करते हैं ना तो हमें ये पढ़ाया गया था कि दुश्मन को बेस्ट ऑप्शन दें। आप किसी खाम ख्याली में ना रहे, दुश्मन को बेस्ट ऑप्शंस दें और उसके खिलाफ अपना रिस्पांस तैयार करें। वो शायद अपने आप को बेहतरीन ऑप्शन दे के फिर ये तो आपकी ट्रेनिंग की बात है ना। लेकिन इसमें जो इंडिया में कुछ एनालिस्ट जिक्र करें, और मैं चाहूंगा कि अहमद हसन साहब भी इस पर अपनी राय का इजहार करें कि इंडिया में कुछ एनालिस्ट और इंटरनेशनल एनालिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि मोदी ने जो स्ट्रैटेजी अपनी फोर्सेस को आने के बाद दी थी वो काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजी थी और उसकी वजह से उन्होंने अपनी डिटरेंस पर इतनी तवज्जो नहीं दी है और उन्होंने अपने आप को उस तरह से इक्विप नहीं किया। क्योंकि मोदी कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। वो समझते हैं कि जंग तो अब होगी ही नहीं, ये कुछ और तरीके की चीज़ है।
तो आपके ख्याल में अहमद हसन साहब, इससे कितना फर्क पड़ा है इंडिया के डिटरेंस पे? उन्होंने क्या पूरी तरह से फोकस नहीं किया, पूरी ट्रेनिंग नहीं की है? यही वजह है कि आज इंटरनेशनल एनालिस्ट भी जो है वो ये देखें, इसमें जो मोदी के आने के बाद से इसका 2014 बल्कि 2014 में ये हुक्मरान बना है, प्राइम मिनिस्टर बना है इंडिया का, उसके आने से पहले से ही इनका बिल्कुल क्लियर स्टैंड था। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गंजफर साहब आपका, अहमद हसन साहब आपका भी शुक्रिया, और एजाज महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, आज की जो डेवलपमेंट है मार्को रूबियो की टेलीफोनिक डिस्कशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ और जयशंकर के साथ, और उसमें यह खास तौर पर कहना कि पाकिस्तान मजम्मत करे, जो कि पाकिस्तान कर चुका है, पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करे, जो कि पाकिस्तान पहले ही ऑफर कर चुका है, इंडिया के साथ कशीदगी कम करे, और ये पाकिस्तान पहले इसके लिए मैसेज भेज रहा है। तो ये तो मैच कर रहा है पाकिस्तान का मौकिफ अमेरिका के मौकिफ के साथ। कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे इसे सर? ये जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, ये वाज़ेह होता जा रहा है कि हिंदुस्तान के पास कोई सबूत नहीं था जी, और उसने जो इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे वो गलत था। अब कई किस्म के शवाहिद निकल रहे हैं जिससे और भी ज्यादा साबित होता जा रहा है कि पाकिस्तान का इसके साथ कोई लेना देना नहीं, और दुनिया ने पाकिस्तान मतलब जो इंसिडेंट है उसको कंडेम तो किया, लेकिन हिंदुस्तान के इस इल्जाम की तायीद बिल्कुल नहीं की कि पाकिस्तान ने। अलबत्ता अमेरिका जब भी हमसे बात करता है वो कुछ इसी किस्म की ही बात करता है। उसकी वजह यह है कि जो लार्जेस्ट स्कीम है जिसमें अमेरिका का जो मेन हदफ ये है कि चीन को कंटेन किया जाए, वहाँ हिंदुस्तान इनका साथी है, तो उनके 100 गुना जो है उनको नज़रअंदाज करके हमसे वो इस तरह की बातें तो करते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि ये जो हिंदुस्तान ने एक जो जंगी माहौल बना दिया था, अब उस पर औस पड़ना शुरू हो गई है, और उसमें अमेरिका भी और मेरा ख्याल है दूसरे ममालिक भी शामिल हो गए हैं। पहले तो कुछ दिन उन्होंने इंतज़ार किया कि शायद ये खुद ही ठंडे हो जाएं, लेकिन जब वो मामला बढ़ता जा रहा था तो फिर उन लोगों को भी आना पड़ा, क्योंकि किसी ने तो उनको ये याद कराना था कि जनाब ये अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है तो आपको भी उतना ही नुकसान होगा जितना पाकिस्तान को। तो चलें, अच्छा है जिस तरीके से भी ये आ रहे हैं अमेरिका वाले और दूसरे भी, लेकिन जंग नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में बहुत ही मुनासिब इस दफ़ा हैंडल किया गया क्राइसिस को। हमने तुर्की बर तुर्की जवाब भी दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि पहल हमारी तरफ से नहीं होगी, और अगर आपकी तरफ से होगी तो जवाब पूरा मिलेगा। मेरे ख्याल में इस दफ़ा हिंदुस्तान को अच्छा जवाब मिला पाकिस्तान। सो एजाज साहब, आप ये समझ रहे हैं कि अमेरिका ये बिलीव करता है अपनी एजेंसीज के थ्रू या अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू भी, या पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, कि इंडिया का पाकिस्तान पर इल्जाम दुरुस्त नहीं है, तो दुनिया के ममालिक इस पर बिलीव कर रहे हैं इस वक्त? दुनिया के ममालिक किस चीज पे बिलीव कर रहे हैं? इस बात पर कि इंडिया के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत अब तक मौजूद नहीं है, अगर होता तो दे चुके होते। हाँ, नहीं, कोई नहीं है सबूत, वो तो साफ नजर आ रहा है। अगर सबूत होता, वो तो एक पुरानी एक रट है कि जी आपके यहाँ दहशतगर्द होते थे, आपने उनको खत्म नहीं किया या खत्म करें। हालांकि ये भी अब गलत बात है, और उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी देख गई है कि हमने ये तमाम तंजीमों को ना सिर्फ बैन कर दिया है बल्कि उनके सारे पर काट दिए हैं। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नॉन एग्जिस्टेंट ही हैं ऑलमोस्ट। इसी तरह 1373 यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की 1373 मॉनिटरिंग टीम्स भी आके यही कह चुकी है। तो पाकिस्तान की तरफ से तो हिंदुस्तान में इतने अरसे से कोई हो रहा था, वहां पे टेररिज्म हो रहा था, टेररिज्म तो हमारे यहाँ हो रहा है। एजाज साहब, इंडिया में एक चीज पर फिक्रमंदी हो रही है, बड़ा शोर मचाया हुआ है कि जी अगर ये जंग होती है तो चाइना वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का साथ देगा, और चाइना खामोश रहकर भी पाकिस्तान के हक में पूरा नक्शा बदल सकता है, अपने सैटेलाइट्स के थ्रू, अपनी दीगर चीज़ों के थ्रू, लद्दाख में वो कोई चीज़ कर सकता है। आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल में इस वक्त चाइना की डिप्लोमेटिक पोजीशन क्या है? चाइना अलल अमूम पाकिस्तान का दोस्त रहा है, अभी भी है, और मेरे ख्याल में चाइना का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है उसमें पाकिस्तान बड़ा रेलेवेंट है।
ये याद रखिए कि अमेरिका हिंदुस्तान का इंतखाब कर चुका है चीन के साथ अपनी मुखासमत में, और ऐसे में अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान तो पहले ही चीन का दोस्त है, तो चीन के साथ ही रहेगा। और चीन के अंदर भी जज्बात पाकिस्तान के लिए हमेशा हैं, क्योंकि हमने भी उनके कभी इंटरफेयर नहीं किया उनके इंटरनल मामलात में, हमने उनकी रेड लाइंस रिस्पेक्ट की हैं, उन्होंने भी की, उन्होंने भी कभी पाकिस्तान के दाखिली मामलात में इंटरफेयर नहीं किया। इंटरनेशनल फोरम पे बड़ी अच्छी कोऑपरेशन है, और चीन इस वक्त उस पोजीशन में है कि हिंदुस्तान अगर हमारे साथ पानियों की खिलवाड़ करे या कोई और करे तो वो भी आगे से उनको उसी तरह का जवाब दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए चीन की जो दोस्ती है वो बहुत ही कीमती है, और पाकिस्तान को चीन के साथ मुकम्मल तौर पर उनको बता के रखना चाहिए कि क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है, और उसका एक बहुत रोब और दबदबा भी है हिंदुस्तान पर, और उनको राह रास्त में लाने के लिए, हिंदुस्तान को राह रास्त पे लाने के लिए भी चीन की जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती है वो ममद और मुआवन साबित हो सकती है। एजाज साहब, अभी तक पाकिस्तान ने जो सिफारती कोशिशें की हैं, वज़राए ख़ारजा से रब्ता, स्टेट हेड्स हैं उनके साथ रब्ता, अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर का अमीर कतर के साथ रब्ता हुआ है, आपके ख्याल में ये कैसी रही? ये पाकिस्तान की एफर्ट अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, या अच्छी हो सकती थी मज़ीद, या इसमें मज़ीद अभी कुछ करने की ज़रूरत है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? बेहतर किया पाकिस्तान ने इस दफा, 90 तुले जवाब दिए। बेहतर तो हो सकता है, हर चीज बेहतर हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कामयाबी से ज्यादा हिंदुस्तान की अपनी नाकामी में उसका हाथ है, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक बड़े ही गलत अंदाज में, एक भोंडे अंदाज से पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। ये चीज साबित भी नहीं हो सकी, ना वो किसी को पकड़ सके, ना कोई सबूत दे सके। आज इतने रोज हो गए, तो इसलिए दुनिया भी देखती है, उनको भी नजर आता है, पाकिस्तान के दोस्त भी देखते हैं और दूसरे ममालिक भी देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ओवरऑल बेहतर किया है, और बेहतर हो सकता है, जिस तरह मैंने शायद पता नहीं पहले जिक्र किया है या यहाँ नहीं किया है, कि बयानिए की जंग है, उसमें थोड़े हम कमजोर हैं, हमें बयानिए की जंग में थोड़ा आगे आना चाहिए। हमारे सारे थिंक टैंक्स को रिसर्च करनी चाहिए कि हिंदुस्तान ने क्या क्या किरदार अदा किया है, दुनिया को बताने की जरूरत। ठीक है, एक बहुत बड़ी मंडी है हिंदुस्तान, लेकिन पाकिस्तान 240 मिलियन के साथ कोई छोटी मंडी नहीं है। पाकिस्तान की इक्तिसादी हालात आज अच्छे हो जाएं तो आप देखेंगे कि दुनिया भर से पाकिस्तान के अंदर दिलचस्पी बढ़ जाएगी। हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है हर किस्म के दौलत से, हम सिर्फ अपने आप को सीधा कर लें। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो, हिंदुस्तान खुद पाकिस्तान की इज्जत करने पर मजबूर। सही है। एजाज साहब, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस सारे मामले में अभी तक तो हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर हम एक कंफर्टेबल पोजीशन आप उसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भी पेश कर दिया, सफारती सतह पर भी पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ उजागर कर दिया है, और दुनिया का जो है वो पाकिस्तान की एक हिमायत भी नज़र आ रही है। लेकिन इस सारे मामले में एक चीज़ जो हुई है वो इंडस वाटर ट्रीटी का अबायंस में जाना है। अब ऐसे में अगर इंडिया खामोशी से इस मामले से निकल जाता है और इस मामले को ऐसे ही रहने देता है तो पाकिस्तान को तो इसका नुकसान होगा फ्यूचर में। तो क्या आपके ख्याल में वो दुनिया जो पाकिस्तान की आज हिमायत तो कर रही है, क्या कल वो मुख्तलिफ फोरम्स पे इंडिया को मजबूर भी करेगी कि आप ये फैसला वापस लें? हिंदुस्तान ने बहुत गलती की है। पानियों का मामला बहुत हसास होता है। किसी भी कौम के पानी अगर रोकेंगे, उनकी ज़राअत ख़राब करेंगे, लोगों को भूख का शिकार करने की कोशिश करेंगे। 240 मिलियन लोग हैं। ये पाकिस्तान की हुकूमत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि अगर आपने पानी रोका या डाइवर्ट किया तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, और फिर कुछ भी कर सकते हैं हम। और हिंदुस्तान जो है वैसे पानी रोक नहीं सकता है सच, लेकिन पानी को मैनिपुलेट कर सकता है। जब सोइंग सीजन हो पानी रोक दिया, जब नहीं हो तो पानी फ्लड की शक्ल कर दी। इसलिए हिंदुस्तान की इस कदम के नतीजे में पाकिस्तान को पूरा जोर लगाना चाहिए। दुनिया भी नहीं चाहती कि ऐसा प्रेसिडेंट बने। वाटर शेयरिंग तो हर जगह हो रही है। खाली अगर आप नाइल डेल्टा को देखें तो 8-9 मुल्क हैं, इजिप्ट, लोअर राइपेरियन है, लेकिन उस एग्रीमेंट को वो होल्ड करते हैं। तो ये हिंदुस्तान ने को बहुत अच्छा काम नहीं किया। अगर हिंदुस्तान जो कह रहा था, पहले कह रहा था कि ठीक है आप डेमोग्राफिक चेंजेस हो गई हैं, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हो गई हैं, तो एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल या एडिशनल प्रोटोकॉल साइड लाइन पे हो सकता था। पर ये तो नहीं कि पूरी ट्रीटी को आप उठा के साइड पे रख दें और आपके पास खुला हाथ हो, आप वहाँ डैम बनाएं, आप कुछ करें और पाकिस्तान को ना बताएं।
ये पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं होगा। तो मेरा इस पे भी हमें पूरे डोजियर्स बना के वर्ल्ड बैंक के अलावा बाकी तमाम जगहों पर भी जाना होगा और ये दुनिया को बताना होगा कि वो ट्रीटी जो जंगों में भी नहीं टूट सकी, उसके साथ ये हश्र किया गया है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।